हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वीज़ एंड आइज की करंट अफेयर्स। ये हमारी पीटी 365 है। तो अभी हमारी पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है, कुछ लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। उन सारी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हम लोग यहाँ पे अभी मई 2018 से फरवरी 2019 तक इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, तो काफ़ी यहाँ पे लेसन हो चुकी है और काफ़ी टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और अप टू 3 टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट कर लिए। आज हम लोग 4th देखेंगे जो कि जुडिशियरी के ऊपर है। ओके, और साथ ही आपको अगर इंग्लिश में ये लेसन चाहिए तो ये लॉन्च हो चुकी है। आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हो। ओके, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप अगर सर्च बार में ऋषिका टाइप करोगे तो आपको मेरी लेसन्स वहाँ पे दिख जाएगी। साथ ही जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती है ना, तो सारी गवर्नमेंट स्कीम्स को मैं एक जगह कंसोलिडेट करके वहाँ पे भी मैं आपको वहाँ प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आप मुझे वहाँ फॉलो करके इन सारी लेसन्स को आप देख सकते हो। ओके, तो चलिए आज की लेसन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जुडिशियरी। और जुडिशियरी में सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है वो हमारी है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम। ओके, तो काफ़ी न्यूज़ में थी कॉलेजियम, तो देखते हैं कि ये है क्या। तो यहाँ पे न्यू अपॉइंटमेंट देखने को मिला सुप्रीम कोर्ट में। तो ये अपॉइंटमेंट जो होती है हायर जज की, वो कैसे होती है? जो जजेस की होती है ना, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट होती है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होती है। और इनको पावर दिया गया है आर्टिकल 124(2) और 217 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी अगर वो सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर अपॉइंट करेंगे तो आर्टिकल 124 के 2 से करेंगे, और अगर हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करेंगे तो आर्टिकल 217 के 217 से करेंगे। ओके, तो ये दोनों आर्टिकल आपको याद रखना है जो कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। साथ ही आप देखते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है। ये एक तरीके का सिस्टम है जिसमें कि अपॉइंटमेंट, कोई भी जजेस की अपॉइंटमेंट होती है या फिर जजेस को यहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के जज के से रिलेटेड है। ये कोई एक्ट के द्वारा बनाया गया नहीं है। यानी ये ऐसा कॉलेजियम सिस्टम जो है कोई पार्लियामेंट के थ्रू यहाँ पे बिल पास करके एक्ट के द्वारा ये बनाया हुआ नहीं है। और ना ही ये यहाँ पे कोई आपको देखने को मिलेगा कि एक तरीके का ये आपका प्रोविजंस दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, तो कॉलेजियम सिस्टम जो है एक तरीके का सिस्टम है जिसमें कि जितनी भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट जो है कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा होती है। और यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ जज भी आपका कॉलेजियम सिस्टम्स के ही द्वारा होती है। जो सुप्रीम कोर्ट की जो कॉलेजियम है ना, इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड करते हैं। और यहाँ पे 4 और सीनियर जजेस होते हैं जो कि उसी कोर्ट के होते हैं। एक हाई कोर्ट के कॉलेजियम अगर आप देखोगे तो यहाँ पे चीफ जस्टिस जो होते हैं और साथ ही यहाँ पे 4 सीनियर जज जो होते हैं ना उस कोर्ट के, वो यहाँ पे इसको हेड करते हैं। अगर हम लोग देखें कि नाम जो जो रिकमेंड किया जाता है हाई कोर्ट के जज के लिए अपॉइंटमेंट करने के लिए, तो ये कॉलेजियम ही करते हैं। और यहाँ गवर्नमेंट से सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट से ही यहाँ पे रिच करवाते हैं जब सीजीआई इनको अप्रूवल दे देते हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अप्रूवल दे देते हैं, तो ये गवर्नमेंट के पास जाता है और वो भी सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की तर्ज पर। यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या रोल होता है जुडिशियल अपॉइंटमेंट में, यानी गवर्नमेंट की कुछ रोल होती भी है कि नहीं? अगर हम लोग देखेंगे तो हायर जो जुडिशरी होती है जज के लिए, वो अपॉइंट किया जाता है कॉलेजियम सिस्टम के ही अलावा और कहीं से नहीं होता है। यानी जजेस की जो अपॉइंटमेंट होती है वो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा होती है। और गवर्नमेंट की यहाँ पे रोल है कि वो सिर्फ यहाँ पे नाम जब सजेस्ट हो जाती है, रिकमेंड किया जाता है कॉलेजियम के द्वारा, तो उनको रेफ़र करती है। गवर्नमेंट की रोल है कि वो लिमिट करती है इंक्वायरी जो भी कंडक्ट किया जाता है आईबी के थ्रू। और अगर कोई लॉयर यहाँ पे एलिवेट कर दे हाई कोर्ट के जज से या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज से, तभी वहाँ पे आईबी की यहाँ इंक्वायरी को इंडक्ट किया जाता है। अदरवाइज आईबी की इंक्वायरी को इंडक्ट नहीं किया जाता। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्शंस है या फिर कुछ क्लैरिफिकेशंस है वो भी रेज़ किया जाता है जब हम लोग कॉलेजियम की चॉइसेस को देखते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे कि अगर कॉलेजियम्स जो है यहाँ पे रीइटरेट हो जाए उसी सेम नेम को लेकर, यानी वो सेम नेम को लेकर कॉलेजियम में जितने भी मेंबर है वो बार बार वही कहे, तो गवर्नमेंट को बाउंड हो जाएगा, गवर्नमेंट जो है उनको मानने के लिए मजबूर हो जाएगी। और ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट के अंदर होता है जिसमें कि उनको ये जो भी जज का नाम अगर कॉलेजियम बार बार ले और सारे कॉलेजियम के मेंबर्स अगर बार बार एक ही जज का नाम लेना, तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर ये बाउंड हो जाता है कि वो उनको मानना ही पड़ता है। ओके, तो अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसीजर होता है? अगर हम लोग चीफ जस्टिस की तरफ से देखें तो यहाँ पे रूल के हिसाब से चीफ जस्टिस जो कंसल्ट करते हैं, जो टॉप मोस्ट जज होते हैं ना, वो रिकमेंड करते हैं हाई कोर्ट के जज का कि वो एपेक्स कोर्ट में जाए। और यहाँ पे सीजीआई जो है फिर वो क्या करते हैं कि वो सबमिट करते हैं जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पे रिकमेंडेशन होती है इस रिकॉर्ड के तर्ज पर। और जब ये फाइनल रिकमेंडेशन सीजीआई को मिल जाता है तो मिनिस्टर ऑफ लॉ और जो जस्टिस है ना, वो यहाँ पे रिकमेंडेशंस देते हैं प्राइम मिनिस्टर को, जो कि प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं इस अपॉइंटमेंट के मैटर में। ओके, तो अब आपको प्रोसीजर पता चल गया कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट होता है और क्या सिस्टम है, तो कॉलेजियम सिस्टम है। अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि बहुत सारे ओकेजन अगर हम लोग देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अथॉरिटी के बारे में बात किया जाता है और इनको इक्वल माना जाता है। अगर अपॉइंटमेंट प्रोसीजर हम लोग देखेंगे तो
जो ऑफिस होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, वो सीनियर मोस्ट होना चाहिए। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज है उनमें से सीनियर मोस्ट होना चाहिए और इनको सीनियर मोस्ट जैसा कंसीडर भी किया जाता है। जो मिनिस्टर ऑफ लॉ है और जो जस्टिस है ना, वो यहाँ पे रिकमेंडेशंस चाहते हैं कि जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की यहाँ पे अपॉइंटमेंट होती है ना, वो यहाँ पे रिकमेंडेशन देती है कि अगर ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर कर जाते तो उनके बाद कौन यहाँ पे न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन क्या है सीजीआई की, वो देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में यानी आर्टिकल 130 के तहत इनकी सीट के बारे में कहा गया है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे डिक्लेयर करती है दिल्ली को, जो कि सुप्रीम कोर्ट की सीट है, यानी सुप्रीम कोर्ट है कहाँ, तो दिल्ली में है। और यहाँ पे और भी ऑथराइज़ किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि वो दूसरे प्लेस में भी इसको अपॉइंट कर सकते हैं और दूसरे जगह भी सुप्रीम कोर्ट को सीट में, दूसरे स्टेट में भी सुप्रीम कोर्ट को रख सकते हैं। ये सीजीआई के ऊपर ये डिपेंड करता है और वो डिसीजन इस टॉपिक पे ले सकती है जब यहाँ पे प्रेसिडेंट इसको अप्रूवल दे देंगे। तो एडहॉक जजेस क्या होती है, ये आर्टिकल 127 के तहत कहा गया कि अगर यहाँ पे जो हम लोग को कोरम, जो परमानेंट जजेस की कोरम होती है, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट की जो सिटिंग होती है, बैठक होती है, तो उसमें कुछ जजेस की कोरम पूरा करना होता है, यानी इतने मैंडेटरी है कि मिनिमम 10 जजेस तो होनी चाहिए। ओके, ये ऐसा नहीं है, मतलब कि मैं फॉर एग्जांपल बता रही हूँ कि मान लीजिए कि मिनिमम 10 जजेस होनी चाहिए, तो वो एक तरीके का कोरम होता है। जब कोरम फुलफिल हो जाता है तभी सुप्रीम कोर्ट की जो है प्रोसीडिंग स्टार्ट होती होगी। तो यहाँ पे लैक ऑफ कोरम देखने को मिलता है परमानेंट जज में, जबकि कोई भी अगर सुप्रीम कोर्ट की सेशन को स्टार्ट करना होता है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करते हैं कि वहाँ पे हाई कोर्ट के जजेस को जो है ना एडहॉक जजेस बना देते हैं सुप्रीम कोर्ट का, वो भी टेम्प्रेरी बेसिस पे। एडहॉक कहने का मतलब कि जब ज़रूरत पड़ा तब बना और जब ज़रूरत पूरी हो गई तो उसको एबॉलिश कर दिया जाता है। तो इसलिए एडहॉक जजेस बनाती है वो भी सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इसमें से कुछ हाई कोर्ट के जजेस को यहाँ पे अपॉइंट कर लेती है टेम्प्रेरी पीरियड के लिए। और यहाँ पे वो कर सकती है कंसल्टेशन लेके, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के कंसल्टेशन पे कर सकती है, और यहाँ पे उनको प्रेसिडेंट की भी कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है। रिटायर्ड जज की क्या बात है, तो ये आर्टिकल 128 में दिया गया है कि कोई भी समय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है रिक्वेस्ट कर सकती है सुप्रीम कोर्ट को कि वो कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके रिटायरमेंट के लिए, और जो रिटायर्ड जजेस होती है हाई कोर्ट के लिए। ओके, तो ये आपका जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर होता है और ये टेम्प्रेरी पीरियड के लिए ही होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस कंसर्ट की ज़रूरत है प्रेसिडेंट से। जब भी आप कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जब भी कोई सीनियर जज की रिटायरमेंट की बात करते हैं तो वो सबसे पहले प्रेसिडेंट से यहाँ पे कंसल्ट करते हैं और प्रेसिडेंट की हामी बहुत ज़रूरत होती है। अगर सुप्रीम कोर्ट के रूल के हिसाब से देखें तो जो भी असाइनमेंट दिया जाता है केसेस को, वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ही सामने होती है। सुप्रीम कोर्ट की रूल्स जो है वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही फ्रेम किया जाता है, जो कि यहाँ पे आर्टिकल 145 के अंडर उनको पावर दी गई है। अब फ्रीडम देखते हैं कि जो भी अपने स्टाफ को वो अपॉइंट करते हैं, और ये आर्टिकल 146 के तहत दिया गया है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो ऑफिसर और सर्वेंट जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं उनको भी अपॉइंट करती है, लेकिन यहाँ पे कोई भी एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस नहीं होता है, और यहाँ पे वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं इस सारे कंडीशंस ऑफ सर्विस को। ओके, तो ये पूरी बात रही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स है क्या। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक्सप्रेस किया है कंसर्न, और वो भी हाई कोर्ट के ऊपर, कि जो हाई लेवल ऑफ जो वैकेंसी है सब ऑर्डिनेट कोर्ट पे उनके ऊपर। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो हाई लेवल जो वैकेंसी देखने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा सब ऑर्डिनेट कोर्ट पे, तो उन पे उन्होंने बात कही है। अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की देखें तो क्या होती है कि अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग या फिर कोई भी डिस्ट्रिक्ट जज की जो प्रमोशन होती है कोई भी स्टेट में, तो वो गवर्नर के द्वारा किया जाता है। उस स्टेट के जो गवर्नर होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, और वो हाई कोर्ट से कंसल्ट कर लेते हैं। कोई भी पर्सन अगर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज के जैसे अपॉइंट किए जाते हैं तो उनको कुछ फॉलोइंग एक तरीके का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है, यानी वो यहाँ पे कोई भी और सेंट्रल और स्टेट की सर्विस को यहाँ पे नहीं वो ले रहे होंगे। ओके, उनको नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे वो एडवोकेट होना चाहिए, और यहाँ पे 7 ईयर्स के एटलीस्ट वो एडवोकेट होना चाहिए। साथ ही वो हाई कोर्ट के लिए हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट के लिए उनको रिकमेंड किया जाना चाहिए। ओके, तो ये 3 ऐसी क्वालिफिकेशन है जिसके तर्ज पर जो है उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट जज के लिए उनको अपॉइंट किया जाएगा, पोस्ट किया जाएगा या प्रमोट किया जाएगा। अब कुछ और जो जजेस होते हैं ना डिस्ट्रिक्ट जजेस के अलावा, उनके अपॉइंटमेंट के बारे में देखें। जो जुडिशियल सर्विस में है यानी कोई भी स्टेट का, तो वो उस स्टेट के गवर्नर के द्वारा होता है, और इसको बाद में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और हाई कोर्ट के बाद जो है उनको कंसल्ट करने के बाद उनको बनाया जाता है। सब ऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर कंट्रोल किसका होता है? जो कंट्रोल होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और जो दूसरे सब ऑर्डिनेट कोर्ट है उनमें आपको पोस्टिंग, प्रमोशन या कोई भी पर्सन अगर छोड़ना चाहते हैं जुडिशियल सर्विस से, तो ये सारे जो भी पोस्ट को यहाँ पे जो होल्ड कर रहे हैं वो सब यहाँ पे हाई कोर्ट के ऊपर है। यानी सब ऑर्डिनेट कोर्ट को कौन यहाँ पे कंट्रोल करता है? तो हाई कोर्ट यहाँ पे कंट्रोल करती है। एक फिगर है जिसके थ्रू आप थोड़ा समझ सकते हो, ये फिगर थोड़ी ब्लर है। ओके,
तो हाई कोर्ट जो है सबसे पहले स्टेट में सबसे ऊपर कौन सी होती है, हाई कोर्ट होती है। सेंटर में कौन होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है। ओके, इट शुड बी क्लियर। तो ये हाई कोर्ट आपका स्टेट में हो गया। हाई कोर्ट के अंदर दो कोर्ट होती है, नीचे होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है और सेशन जज कोर्ट होती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या होता है, इन दोनों कोर्ट में क्या होता है कि सिविल साइड होती है और क्रिमिनल साइड होती है। ओके, तो सिविल साइड कौन देखते हैं, सबऑर्डिनेट जज कोर्ट देखते हैं, और क्रिमिनल साइड कौन देखती है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट देखती है। और सबऑर्डिनेट जज कोर्ट के अंदर कौन आते हैं, मुंसिफ कोर्ट आते हैं, और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर कौन आते हैं, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट आते हैं। ओके, ये एक तरीके का हायरार्की है जो आपको याद होनी चाहिए। अब देखते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है सेपरेट हाई कोर्ट फॉर आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, यानी अलग अलग कोर्ट होना चाहिए। पहले तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश के ही अंदर थी, लेकिन 2014 में ये थोड़ी सी स्टेट अलग हो गई और यहाँ पे आंध्र प्रदेश एक अलग है और आज के डेट में तेलंगाना अलग है। तो यहाँ पे सेपरेट हाई कोर्ट की डिमांड हो रही है। तो रिसेंटली जो है यहाँ पे सेपरेट हाई कोर्ट जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए यहाँ पे बात हो रही है। तो आगे देखते हैं और क्या क्या बातें हैं इसमें। तो यहाँ पे जब आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 की थी, तो आंध्र प्रदेश जो है यहाँ पे बाइफर्केट हो गई थी दो स्टेट में, यानी टूट गई थी दो स्टेट में। एक आपका हो गया था स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश और दूसरी थी स्टेट ऑफ तेलंगाना। तो जो एक्ट है ना उसके अंदर ये इफेक्ट है आपका कब से आया है, 2 जून 2014 से आया है। और यहाँ पे प्रोविजंस था कि एक सेपरेट हाई कोर्ट होना चाहिए स्टेट ऑफ तेलंगाना और स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के लिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है हाई कोर्ट के लिए, ये देखते हैं। आर्टिकल 214 से लेकर आर्टिकल 231 जो पार्ट 6 में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करती है कि ऑर्गेनाइजेशन या इंडिपेंडेंस या फिर जुरिस्डिक्शन, पावर, प्रोसीजर और ये सारी चीज़ें हाई कोर्ट के बारे में। यानी आर्टिकल 214 जो है पूरी तरीके से हाई कोर्ट के बारे में दी गई है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो एक हाई कोर्ट के लिए हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होनी चाहिए ऐसी प्रोविजंस प्रोवाइड करती है। लेकिन 7th आप अमेंडमेंट एक्ट देखोगे 1956 की, तो वो पार्लियामेंट को ऑथराइज़ की थी कि वो एक कॉमन हाई कोर्ट भी इस्टेब्लिश कर सकती है 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए और 2 से ज़्यादा स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए। ये हमारा 7th अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐसा कहा गया था। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन अगर आप हाई कोर्ट की देखोगे तो ये आपका टेरिटरी ऑफ स्टेट के साथ भी है। और यहाँ पे सिमिलरली अगर आप देखोगे तो टेरिटोरियल जो जुरिस्डिक्शंस है किसी भी कॉमन हाई कोर्ट की, तो वो को टर्मिनल्स है किसके साथ, टेरिटरी ऑफ कंसर्न्ड स्टेट और यूनियन टेरिटरी। यानी आप आज के भी देखोगे टोटल यहाँ हमारे यहाँ 29 स्टेट है, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ हाई कोर्ट कितनी है, तो टोटल अभी भी 24 है। ओके, तो 24 है, इट मीन्स कि 5 मोर जो स्टेट है वो किसी न किसी हाई कोर्ट के साथ यहाँ पे मर्ज हो गई है, किसी न किसी और स्टेट के हाई कोर्ट के अंदर ये जुरिस्डिक्शंस दे रही है। तो अभी एट प्रेजेंट आप देखोगे तो 25 हाई कोर्ट हो गई है, यानी यहाँ पे आंध्र प्रदेश के भी हाई कोर्ट को इंक्लूड करके। ओके, और यहाँ पे क्या है कि 3 जो है यहाँ पे कॉमन है जिसके पास 2 और 2 से ज़्यादा स्टेट की जुरिस्डिक्शन इंक्लूड है। दिल्ली एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिनके पास अपना खुद का हाई कोर्ट है, ये आपको याद रखना, वो भी 1966 से ही है। ऐसी कोई भी और यूनियन टेरिटरी नहीं है, 7 में से सिर्फ एक दिल्ली है जिनके पास खुद का एक यूनियन हाई कोर्ट है। पार्लियामेंट जो है अपनी जुरिस्डिक्शन को, यानी जो उनकी हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को, वो एक्सटेंड कर सकती है किसी भी यूनियन टेरिटरी में और यहाँ पे एक्सक्लूड भी कर सकती है वो किसी भी यूनियन टेरिटरी से। तो ये पार्लियामेंट के पास पावर है। ओके, उसके बाद अब देखते हैं कि हाई कोर्ट जिनके पास कॉमन जुरिस्डिक्शंस है 2 और 2 से ज़्यादा स्टेट की और यूनियन टेरिटरी की, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर कौन कौन सी स्टेट और टेरिटरी आती है, तो एक है महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव। गुवाहाटी हाई कोर्ट में देखेंगे तो आसाम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ है। कलकत्ता हाई कोर्ट में देखेंगे तो वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। तमिलनाडु हाई कोर्ट में देखेंगे तो तमिलनाडु और पुडुचेरी है। केरल हाई कोर्ट में आप देखोगे तो केरल और लक्षद्वीप है। ओके, तो इतनी जो है कि एक दूसरे के अंडर में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एक से ज़्यादा यहाँ पे जुरिस्डिक्शन दे रही है। ओके, इतनी कोर्ट है। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़, ये है 4.5 ADR मैकेनिज्म। तो ये क्या है, एक्चुअली न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर ऑर्डिनेंस जो है 2019 की, ये बनाया जा रहा है। तो डिटेल में देखते हैं। न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर जो ऑर्डिनेंस यहाँ पे पास किया गया है, इसमें एक NDIA का इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात की गई है, जो कि एक आर्बिट्रेशंस होगी, मेडिएशंस करेगी, कंसिलेशंस करेगी, जो भी प्रोसीडिंग होगी। और NDIAC को एक इंस्टीट्यूशंस की तरह, नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशन की तरह यहाँ पे डिक्लेयर किया गया, यानी न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। इंटरनेशनल सेंटर फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो ऑर्डिनेंस है यहाँ पे वो ट्रांसफ़र करेगी, आज के डेट में जो एग्जिस्ट करी है ICADR, तो उनको यहाँ पे ट्रांसफ़र करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब देखते हैं ICADR है क्या। ये एक तरीके का ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगी, और ये रीजनल सेंटर है जो कि फुल्ली फंडेड किया जाता है और सपोर्ट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा।
ये आपका सेटअप किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के थ्रू, और ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि रजिस्टर की जाती है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 की। और जो मिनिस्टर ऑफ लॉ है और जो जस्टिस है ना, वो इनके चेयरमैन होते हैं। इनका मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि ये आपको पॉपुलराइज और जो आपका अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है उनको प्रमोट करती है, और साथ ही साथ फैसिलिटेट करती है अर्ली रिजोल्यूशन, यानी कोई भी अगर डिस्प्यूट विवाद उठाए तो उसकी जो सॉल्यूशंस होती है वो सबसे पहले देती है। मतलब अर्ली यहाँ पे रिजोल्यूशंस मिलता है जिसके थ्रू जो आपका कोर्ट का बर्डन होता है ना उसको कम किया जाता है। तो टूल अगर हम लोग अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल का देखें तो पहला है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्या है कि एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें कि न्यूट्रल जो थर्ड पार्टी होती है और जो पार्टीज़ होती है ना, वो यहाँ पे डिसीजन लेती है और कोई भी केस के मेरिट के बेस पे होती है। ये आपका तभी स्टार्ट किया जा सकता है जब यहाँ पे एक वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है वो एग्जिस्ट करती हो किसी भी पार्टीज़ की प्रायर पार्टीज़ के लिए और किसी भी पार्टीज़ के बीच में, और जो डिस्प्यूट अगर हो रहा है उस पार्टीज़ के बीच में। ओके, मीडिएशन अगर देखेंगे तो मीडिएशन का एम है कि ये यहाँ पे डेवलपमेंट यहाँ पे फैसिलिटेट करती है, साथ ही जो भी डिस्प्यूटिंग पार्टी है उनकी, और ये ओवरसीन की जाती है कोई भी नॉन पार्टीसम थर्ड पार्टी के थ्रू जो कि एक मीडिएटर होते हैं। ओके, बीच वाले जिसको कहते हैं ना कि मीडिएटर है, जो इधर की फर्स्ट पार्टी की भी बात सुनते हैं, सेकंड पार्टी की भी बात सुनते हैं, और दोनों को के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो उनको सलाह मशवरा कराया जाता है। कंसिलिएशन एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें कि जो भी आपका रिजोल्यूशन दिया जा रहा है डिस्प्यूट का, वो आपका कॉम्प्रोमाइज़ और वॉलेंट्री एग्रीमेंट के थ्रू अचीव होता है। यानी अगर पार्टी ए और पार्टी बी कोई भी बात को नहीं मानना चाहते तो उनके बीच में एक समझौता हो जाता है। तो समझौता करने के लिए कंसिलिएशन की प्रोसेस यहाँ पे यूज़ की जाती है। एक नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है जिसको नालसा भी कहते हैं, ये भी आपका कॉन्स्टिट्यूट किया गया था लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में, और ये फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करती है हमारे सोसाइटी में जो भी वीकर सेक्शन होते हैं, और ये लोक अदालत को भी ऑर्गेनाइज करने की बात करती है जिसमें कि जितनी भी डिस्प्यूट है उनको सेटलमेंट किया जाएगा। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है ये आपका 5 दिसंबर 1995 को यहाँ पे बना था, और ये काफ़ी गाइडलाइंस भी इशू करती है जो कि आपका स्टेट लीगल अथॉरिटीज़ के थ्रू यहाँ पे इशू किया जाता है, और वो लीगल प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करती है और अपने कंट्री में स्कीम्स को भी। ग्राम न्यायालय की बात करेंगे तो यहाँ पे मोबाइल विलेज कोर्ट जो है इंडिया में वो इस्टेब्लिश किया गया है ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 की तरफ, जिसके थ्रू स्पीडी और इजी एक्सेस मिलता है जस्टिस सिस्टम को। और हमारे इंडिया में जितने भी रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे स्पीडी, जल्दी और अच्छे से आसानी से यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम को जस्टिस मिलती है। ओके, अगर हम लोग 3(1) की सेक्शंस देखें इस एक्ट का, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है ग्राम न्यायालय को, और ये जितनी भी रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट है ना उस स्टेट की, उनसे यहाँ पे कंसल्ट करके यहाँ पे जस्टिस प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो काफ़ी चीज़ें हैं हमारे यहाँ। अगर आप देखोगे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो सबऑर्डिनेट कोर्ट हम लोगों ने देखा, इस सब के अलावा भी ऐसी ऐसी छोटी छोटी कोर्ट बनाई जाती है जिसमें कि जो भी लोग के बीच में अगर आपसी में अगर सिविल मतभेद भी हो जाता है ना तो उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। जिससे कि हम लोग देखते हैं ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप देखते हो कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट है उसमें केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। आज के भी डेट में हम लोग देखते हैं कि काफ़ी पेंडिंग केसेस होती है, 30,000 केसेस पेंडिंग होती है कई सारे हाई कोर्ट में। मैं बता रही हूँ कि 30 to 40,000 केसेस जो है पेंडिंग होती है। तो उन केसेस को रिजॉल्व करने में और लोगों को जस्टिस मिलने में काफ़ी टाइम मिल जाता है। हमारे यहाँ तो आप देखते हो कि कोई भी केस है वो 10 ईयर्स 20 ईयर्स तक भी खिंचा जाता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा होती है और नंबर ऑफ जजेस बहुत कम है। ओके, इसलिए जस्टिस बहुत डिले होती है। तो इसलिए इस तरीके की छोटी छोटी कोर्ट बनाई जाती है जिससे कि छोटा मोटा जो भी आपका कोर्ट का बर्डन है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बर्डन को कम कर सके और लोगों को ये अच्छा सा एक जस्टिस प्रोवाइड कर सके। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं 4.6 जो कि रिव्यू ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। तो यहाँ पे लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट की है जिसका नाम था रिव्यू ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है? अगर आसान शब्दों में मैं समझाऊं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती क्या है, तो जब भी कोई कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है जिसमें कि कोई भी केस को सुना जाता है, अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान कोई भी इंसान, जज हो, एडवोकेट हो या कोई कॉमन मैन हो या फिर कोई भी हो, ओके, कोई भी इंसान अगर उस कोर्ट की प्रोसीडिंग में खलल करता है, यानी वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है अपने बिहेवियर की तरफ से या कुछ भी और अदर मीन्स के थ्रू, तो अगर वो वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है और कोर्ट की रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है, तो उसके ऊपर ये चार्ज लग जाता है कि उन्होंने कोर्ट को डिस्टर्ब किया, उन्होंने कोर्ट की जो रूल्स रेगुलेशंस है उनको नहीं माना, उन्होंने कोर्ट का डिसरिगार्ड किया। तो ये उनके ऊपर ये आरोप लग जाता है, उसको हम लोग कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कहते हैं। ओके, तो जस्ट जो एक्सप्रेशन है आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है।
तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, लेकिन जो एक्सप्रेशन है ना वो हमारे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971 के थ्रू डिफाइन किया गया। इसमें क्या है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को सिविल और क्रिमिनल केस के अंदर रखा गया है। सिविल कंटेम्प्ट अगर देखेंगे जैसे कि विलफुल डिसोबीडियंस हो गया, कोई भी जजमेंट का आप जो है उसको ओबे नहीं करो, डिसोबे कर दो, और कोई भी ऑर्डर को डिसोबे कर दो, रिट हो या कोई और प्रोसीडिंग जो आपका कोर्ट का चल रहा है, तो वहाँ पे आप उसके प्रोसीडिंग को ब्रीच कर दो, तो ये सारी सिविल कंटेम्प्ट के अंदर आती है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या है, इसका मतलब है कि कोई भी मैटर हो या फिर कोई भी एक्ट हो, अगर वो पब्लिश होती है, जैसे कि आपकी कोर्ट की कोई भी अथॉरिटी है उसको कम कर देना, या फिर कोई भी प्रीजुडिस और जो इंटरफ्रेंस किया जाता है आपका जुडिशियल प्रोसीडिंग में, अगर कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है आप उसमें इंटरफेयर कर दिए तो, या फिर आप कोई इंटरफेयर कर दिए जितने भी जस्टिस होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में कोई भी मैनर को लेकर, तो आपके ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट लग जाता है। इनोसेंट जो पब्लिकेशन होती है और जो कुछ मैटर्स की यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जैसे फेयर हो गया, एक्यूरेट रिपोर्ट हो गया, कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग की, फेयर और रिजनेबल क्रिटिसिज्म हो गई जुडिशियल एक्ट की, या फिर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड जो हमारी जुडिशियरी की होती है, अगर उस पर कमेंट किया जाता है तो इसको हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कहते। कमेंट कहना को हम लोग यहाँ पे अपने यहाँ पे आप अपराधी नहीं कहेंगे और आपके ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगेगा। ओके, अगर आप किसी भी बात पे कमेंट करते हो तो इसलिए कमेंट करना यहाँ पे कोई भी तरीके का आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यहाँ पे ब्रीच नहीं करते हो। ओके, तो जुडिशरी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि इलेक्शन। तो इलेक्शन से रिलेटेड कौन कौन सी न्यूज़ हाईलाइटेड थी वो देख लेते हैं। सबसे पहला ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो यहाँ पे आपका कंट्रोवर्सीज निकल कर आया था ईवीएम मशीन से रिलेटेड, क्योंकि सेफ्टी मेजर को लेकर ऐसा कहा जा रहा था अपोजिशन पार्टी के थ्रू कि ईवीएम जो है वो सेफ्टी मेजर नहीं है, आप किसी और को वोट देते हो और किसी एक पर्टिकुलर वोट पार्टी में वोट चली जाती है। तो काफ़ी यहाँ पे कंट्रोवर्सीज हुई थी और काफ़ी यहाँ पे जो है आरोप भी लगाया गया था। तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में समझते हैं। यहाँ पे एक कंट्रोल यूनिट होती है और बैलेटिंग यूनिट होती है। जो कंट्रोल यूनिट होती है वो आपका इलेक्शन कमीशन के साथ होती है और वो अपने ऑफिसर्स को, पोलिंग ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हैं। और जो बैलेटिंग यूनिट होती है वो आपका वोटिंग कंपार्टमेंट में होती है, जिसमें कि वोटर्स जो है यहाँ पे अपनी वोट को सीक्रेटली कास्ट करते हैं। तो दो तरीके का ईवीएम में आपका यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है और बैलेटिंग यूनिट होती है। ये आपका सिंगल अल्कलाइन बैटरी पे फिट होता है इसके अंदर, कंट्रोल यूनिट के अंदर, और उस पर ये रन करती है। और कुछ एरिया में इसको यूज़ किया जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, इसलिए ये बैटरी फिटेड हुई होती है। ये आपका मैन्युफैक्चर किया जाता है दो कंपनी के द्वारा, जो कि ECIL है और BEL है, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है। ये आपका दो कंपनी है जिनके द्वारा ईवीएम मशीन को बनाया जाता है। अब कुछ ईवीएम मशीन हमारे इंडियन इलेक्शन के कहाँ कहाँ यूज़ हुआ इसकी हिस्ट्री देखते हैं। तो ईवीएम जो है फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था 1982, जो केरला असेंबली हुई थी। उसके बाद सुप्रीम डाउन ने स्टक डाउन कर दिया था इलेक्शन को, क्योंकि यहाँ पे आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की तरफ से और जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 की तरफ से यहाँ पे ईवीएम मशीन को अलाउ करना नहीं था, इसके यूज़ को अलाउ करना नहीं था, इसलिए इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है वो आपका 1988 में अमेंड किया गया, उसके बाद हम लोग ईवीएम मशीन को यूज़ कर रहे थे। 1919 में आप देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था। ये आपका इंटायर स्टेट, जो गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हुआ था, तो उस पूरे इंटायर स्टेट में ईवीएम मशीन को यूज़ किया गया था। 2004 में आप देखोगे तो ईवीएम को यहाँ पे यूज़ किया गया था फर्स्ट टाइम, वो भी लोकसभा के इलेक्शन में, यानी 2004 में ईवीएम मशीन को यूज़ की गई थी। सेफ्टी मेजर्स क्या है ईवीएम में वो देखते हैं। ये नॉन रीप्रोग्रामेबल है, यानी यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है और ये एक टाइम प्रोग्रामेबल है और इसको हम लोग रीप्रोग्राम नहीं कर सकते, ये इसकी फीचर्स है। नो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, यानी इंडियन की जो ईवीएम मशीन है वो स्टैंड अलोन मशीन है, इसमें कोई भी नेटवर्क आपका वायर्ड या वायरलेस सिस्टम से कनेक्ट नहीं होता है। सिक्योर सोर्स कोड है, सॉफ्टवेयर या फिर सोर्स कोड आप देखोगे तो ये आपका इन हाउस ही बिल्ड होता है और ये सेलेक्टेड ग्रुप के द्वारा किया जाता है, जो कि BEL और ECIL कंपनी में होती है। ये एक वोटर को अलाउ करती है कि वो अपनी सिर्फ एक बार ही वोट को यहाँ पे कास्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं। नेक्स्ट वोट जो है वो रिकॉर्डेड होगा ओनली जब आपकी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स यहाँ पे बैलेट को अनेबल करेगी तभी, यानी आप एक बार एक ही वोट दे सकते हो। टाइम स्टैंपिंग अगर हम लोग वोट का देखें तो वो भी है। ईवीएम को यहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है रियल टाइम क्लॉक पे, ये फुल डिस्प्ले सिस्टम होती है, यहाँ पे टाइम स्टैंपिंग होती है हर एक तरीके की प्रेसिंग पे। ओके, सिक्योर है ये आपका पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग टैंपरिंग में जो मशीन है उनकी खुद डायग्नोस्टिक होती है और वो ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाती है अगर टैंपर हो गई तो। यहाँ पे बहुत सारी वेरियस ये प्रोसीजरल चेक और बैलेंस भी है, जैसे कि आपका फंक्शनल चेक भी किया जाता है, ट्रायल रन होती है, रैंडम एलोकेशन होती है, मल्टी स्टेज यहाँ पे टेस्टिंग की जाती है, ड्राई रन है, या फिर सेफ एंड सिक्योर स्टोरेज
पोस्ट वोटिंग भी होती है, जिसमें कि आपका फ्री और फेयर इलेक्शन कराया जाता है। इसके बाद अगर हम लोग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखें तो वीवीपैट, अभी कहा गया था कि ईवीएम मशीन सिक्योर नहीं है, तो उसको हटाकर यहाँ पे वीवीपैट लाया गया, जो कि वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल है। तो वीवीपैट एक इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन सिस्टम है, जिसको कि इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वो वोटर्स को ये अलाउ करेगी कि वो अपने खुद के वोट को वेरीफाई कर पाए, वो किनको ये वोट दे रही है, किनको कास्ट कर रही है, वो वेरीफाई कर पाएंगे, वो डिटेक्ट कर पाएंगे एक पॉसिबल इलेक्शन फ्रॉड जो कि होता है। तो वीवीपैट में क्या होगा कि एक पेपर स्लिप यहाँ पे जनरेट होगा, जिसमें कि आपका सीरियल नंबर दिया होगा, नेम और जो उस पार्टी के उस कैंडिडेट के सिंबल है वो आपको दिखेगा, और ये आपके वोट के रिकॉर्डिंग में जो कि आपका कंट्रोल यूनिट है उसमें ये रिकॉर्ड हो जाएगा। जो प्रिंटेड स्लिप है ना, ये आपको बस 7 सेकंड के लिए दिखेगा, और उसके बाद ये खुद ही यहाँ पे वोटिंग मशीन में अंदर चला जाएगा। सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वीवीपैट बहुत ज़रूरी है ट्रांसपेरेंसी के लिए हमारे वोटिंग में, और ईसीआई इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर जनरल इलेक्शन 2019 में अगर हम लोग देखें जो अभी होने वाली है, वीवीपैट यहाँ पे यूज़ किया जाएगा हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में। ओके, तो अगर ये पूछा जा सकता है कि इस बार के इलेक्शन में क्या यूज़ हुआ, ईवीएम मशीन यूज़ हुआ या फिर वीवीपैट, तो आपको याद रखना है कि वीवीपैट इस बार यूज़ हुआ है। ओके, तो गाइस मैं आज की लेसन यहीं पे कंप्लीट करती हूँ, कल मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। ओके, तो आपको ये लेसन कैसा लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, साथ ही आप मेरे कमेंट भी कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट, क्वेरीज या सजेशन है, आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।